गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 91। दिस इज राज चंद्रा, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा सेशन होगा डियर फ्रेंड्स, वो होगा स्पॉटिंग द एरर का। जी हाँ दोस्तों, कौन सा सेशन होगा ये सेशन होगा हमारा स्पॉटिंग द एरर का। सो डियर, फटाफट आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं स्पॉटिंग द एरर के कुछ बारीकियों को और जानने और समझने का प्रयास करते हैं इंग्लिश के इफ और बट को। उसके पहले आपको बता देना चाहता हूं डियर कि ये जो क्लास होने जा रही है आपके, देखिए, जूनियर एडेड एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब कि जूनियर एडेड जो आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल्ड है कुछ दिनों बाद, ये उसके लिए भी है। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ जूनियर एडेड में आएगा, इसके अलावा ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी इसके अलावा जितने भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सब में वो उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना कि जूनियर एडेड के लिए। तो सबके लिए होगा ये, ठीक है। कॉमन सा ये सेशन लिया जा रहा है आप लोगों के लिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है स्पॉटिंग द एरर। सो डियर फ्रेंड्स, फटाफट आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं सेशन, अपने सेशन, और देखते हैं इस स्पॉटिंग द एरर के बेहतरीन सेशन को। ओके, चलिए। सो डियर, शुरू करते हैं, फटाफट देखेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन बोर्ड पे अवेलेबल है, यानी कि मौजूद है, आप देख सकते हैं। सो डियर, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायरेक्शन थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है, ध्यान देंगे। जब कभी भी आपको, ध्यान देंगे डियर, जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ को सॉल्व करना हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, कोई भी पेपर आपको देना हो, तो जो डायरेक्शंस होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स डायरेक्शन कुछ और लिखा होता है और कुछ अपने मन से खुद ही समझ के कुछ भी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, ऐसी कोई गलती ना हो आपके सामने, तो इसे ध्यान देंगे आप लोग। और आइए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं इस सेशन को, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। शुरू करेंगे, देखेंगे। नोवेयर कैन यू फाइंड मोर ब्यूटीफुल सीनरीज देन इन कश्मीर, यानी कि फाइंड आउट द एरर इफ एनी। डायरेक्शन क्या कह रहा है? डायरेक्शन कह रहा है कि फाइंड आउट द एरर इफ एनी, यानी कि यदि इस सेंटेंस में कोई गलती आपको लग रही है कि कहीं कोई गलती है, कहीं कोई एरर है, तो आप उस सेशन पे, आप उस पार्ट पे टिक लगा दीजिए। और आपको लगता है कि वाकई में कहीं गलती नहीं है, तो आपके पास नो एरर का भी ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि पार्ट ए में गलती है, आपको लगता है कि पार्ट बी में गलती है, या आपको लगता है पार्ट सी में गलती है, तो ए बी सी में से जो पार्ट आपको गलत लगता है उस पर आप टिक लगाएंगे। यदि आपको लगता है कि वाकई पूरा सही है, कहीं पर कोई गलती नहीं है, तो आप डी में टिक लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, समझने का प्रयास कर लेते हैं। आइए देखते हैं डियर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि नोवेयर कैन यू फाइंड, आपको कहीं नहीं मिल सकता है। नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, ध्यान देंगे। नोवेयर का क्या मतलब होता है? कहीं नहीं। तो नोवेयर कैन यू फाइंड, आपको कहीं नहीं मिल सकता है या तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता है क्या? मोर ब्यूटीफुल सीनरीज देन इन कश्मीर, ठीक है। ज़्यादा सुंदर सीनरीज, यानी सीनरी का मतलब क्या होता है? सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। सीनरी का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक दृश्य, ध्यान देंगे। तो नोवेयर कैन यू फाइंड मोर ब्यूटीफुल सीनरीज देन इन कश्मीर। नोवेयर कैन यू फाइंड मोर ब्यूटीफुल सीनरीज देन इन कश्मीर का मतलब क्या हो जाएगा डियर? तो नोवेयर कैन यू फाइंड मोर ब्यूटीफुल सीनरीज देन इन कश्मीर का मतलब हो जाएगा, चीज़ों को समझ लेंगे सॉरी, कि कश्मीर से ज़्यादा सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कश्मीर से ज़्यादा सुंदर प्राकृतिक दृश्य या ज़्यादा सुंदर नज़ारे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल सकता है। ये सेंटेंस कह रहा है, सेंटेंस की मीनिंग है। बट इस सेंटेंस में गलती कहाँ है, ध्यान देंगे। इस सेंटेंस का ये वाला पार्ट गलत है, ये देखिए। ये सीनरीज की वजह से, सीनरीज कौन से पार्ट में है देखिए। तो नोवेयर कैन यू फाइंड, ये तो पार्ट ए हो गया, और मोर ब्यूटीफुल सीनरीज ये पार्ट बी है हमारा। तो बी वाला सेक्शन गलत है, यानी कि सेक्शन बी में सीनरीज शब्द की वजह से सेंटेंस गलत हो गया है। सीनरीज शब्द की गलती की वजह से सेंटेंस सही हो गया है। क्यों गलती हुआ है? ध्यान देंगे, आप लोग कभी भी सीनरी, पोएट्री, ओके, ध्यान देंगे। तो सीनरी, पोइट्री
इंफॉर्मेशन, ओके, देखेंगे डियर क्या कहना चाहता हूं मैं। तो सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, एटसेट्रा। ध्यान देंगे, सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, एडवाइस, एटसेट्रा, यानी कि सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, एटसेट्रा आदि शब्द यदि जब भी कभी, ध्यान देंगे डियर, जब कभी भी आपको इनमें से कोई शब्द दिखे, कौन कौन से शब्द, सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस आदि, ठीक है, इनमें से कोई भी शब्द यदि दिखता हो तो आपको ध्यान देना होगा ये शब्द हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? सिंगुलर नंबर में लिखे जाते हैं, यानी कि एक वचन में लिखे जाते हैं। इन शब्दों का प्लूरल नंबर नहीं बनता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के अंत में एस या ईएस नहीं जुड़ता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, ये शब्द हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इनके साथ प्लूरल नंबर नहीं होता है, ठीक है, यानी इन शब्दों में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं लास्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ सीनरीज में, देखिए सीनरीज को हमने बहुवचन में लिख दिया है। कैसे लिख दिया है? बहुवचन में यहाँ लिखा गया है। सीनरीज शब्द को, जो सीनरीज शब्द होना चाहिए वहाँ सीनरीज लिख दिया गया है, यानी कि वो प्लूरल फॉर्म में लिख दिया गया है, इसलिए वो सेंटेंस वहाँ गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा? आप इस सीनरीज को हटा के SCENERY सिर्फ इतना लिख दीजिए, सीनरी कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिख देंगे? सीनरी, SCENERY, सिर्फ सीनरी लिख दीजिए आप, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो शब्द होंगे, सीनरी तो यहाँ था तो मैंने बता दिया, सीनरी के अलावा ये भी कुछ और शब्द मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इनके साथ भी वही रूल अप्लाई होता है कि ये पूरे के पूरे शब्द जो बोर्ड पे मैं लिखा हूँ, ये कभी भी आपको दिखें तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए, प्लूरल फॉर्म में मत लिखिएगा। यदि प्लूरल फॉर्म में लिखे हों तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो डियर, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में सीनरीज शब्द गलत था, सीनरीज था, सीनरीज को काट के हमने सीनरी लिख दिया है। अब ये सेंटेंस सही हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया। क्या बोला जा रहा है? देखिए, कोलकाता इज बिगर देन, जो जिसको पहले कलकत्ता बोलते था वो उसकी कोलकाता हो गया है, आपको पता ही है, पहले कैलकाटा था, अब कोलकाता हो गया, तो वो सेकेंडरी चीज़ है। कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया। कलकत्ता भारत के किसी अन्य शहर से, कलकत्ता जो है आपका, कोलकाता जो शहर है, सिटी जो है, वो इंडिया के किसी और सिटी से क्या है? वो ज़्यादा बड़ा है। यानी कोलकाता इज बिगर, कलकत्ता ज़्यादा बड़ा है, देन एनी सिटी इन इंडिया, शहर के किसी अन्य, सॉरी इंडिया के किसी अन्य शहर से। तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि कलकत्ता भारत के किसी अन्य शहर से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अन्य का कोई इंग्लिश लिखा हुआ नहीं है। जब भी इस तरह से कंपैरिजन होता है डियर, ठीक है, तो सिर्फ एनी नहीं आता है, एनी अदर का प्रयोग किया जाता है। जब भी ऐसा कुछ कंपैरिजन आपको दिखे, कहीं पर तुलना वाले वाक्य दिखे, तो सिर्फ एनी नहीं लिखना होता है, एनी के साथ यहाँ पे अदर जोड़ना होगा। आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? अदर, OTHER, अदर। यानी क्या लिखा हुआ है? कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया, गलत है। सही कैसे होगा? एनी के बाद अदर जोड़ दीजिए आप, ठीक है, यानी कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ये आपको ध्यान देना होगा। तो एनी के बाद आपको क्या कर देना है? अदर शब्द का प्रयोग करना है, या अदर शब्द को ऐड कर देना है या जोड़ देना है, तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। अभी तक क्या था? ये पार्ट गलत था, पार्ट सी आपका गलत था, क्योंकि एनी जो है वो पार्ट सी में है, तो सी वाला पार्ट गलत था हमारा, क्योंकि एनी सिटी इन इंडिया नहीं होता है। जब तुलना करते हैं तो एनी अदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एनी अदर। तो एनी के साथ हमने यहाँ पर अदर जोड़ दिया, अदर को लगा दिया है, तो एनी अदर हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एनी के बाद अदर जोड़ दीजिए, वाक्य आपका सही हो जाएगा। सो आइए डियर, देखते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन अपना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे फटाफट।
आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वॉट इज ही गोइंग टू डू, वह जो करने जा रहा है या वह क्या करने जा रहा है, आफ्टर हिज स्टडीज, अपने पढ़ाई के बाद। स्टडीज़ का मतलब होता है पढ़ाई, बोलते हैं ना कि यार पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। तो अपने पढ़ाई लिखाई के बाद, अपने स्टडीज़ के बाद वो क्या करने जा रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, कि आई वॉन्ट टू नो वॉट इज़ ही गोइंग टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के बाद वो क्या करने जा रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ ध्यान देंगे। व्हाट इज ही, ये देखिए व्हाट इज ही गोइंग टू डू, ये लिखा हुआ, ये सेंटेंस का पार्ट गलत है। गलत क्यों है, तो पार्ट कौन सा है, बी वाला पार्ट गलत हो जाएगा हमारा। बी वाला पार्ट गलत क्यों होगा, जरा चीज़ों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे फटाफट। बी वाला पार्ट गलत इसलिए हो जाएगा डियर, क्योंकि जरा समझिएगा, जब भी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है व्हाट या फिर विच, कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मान लीजिए वेयर, इस तरीके के कोई भी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनके तुरंत बाद यदि आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, यदि उनके तुरंत बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, तो वो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ध्यान देंगे। और ठीक है, और जब भी किसी सेंटेंस के बीच में, जब भी किसी सेंटेंस के बीच में ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, वेयर, जब भी किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये प्रश्न पूछने का काम नहीं करते हैं। फिर ये या तो संबंध बताते हैं या फिर आपस में वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो जब ये संबंध बताते हैं तो इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, तब ये प्रश्न पूछने के सेंस में यूज़ ही नहीं किए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब, ध्यान देंगे आप लोग, कि जब ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जितने भी व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वो जब सेंटेंस के शुरू में हो, यानी कि इन शब्दों से किसी वाक्य की शुरुआत हुई हो, तब इनके तुरंत बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तब इनके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे डियर, तब इनके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे समझिएगा, लिखा हुआ है, मान लीजिए कि व्हाट इज ही डूइंग, सेंटेंस है व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। फिर अगला सेंटेंस कह देंगे हम लोग कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तीसरा सेंटेंस हम कह सकते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं कि व्हाट, वेयर, हाउ, ये तीनों के तीनों शब्द क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। और इनके तुरंत बाद देखिए, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ आर है, यहाँ पे ये है हाउ आर यू, ये इसमें लगे हुए हैं सब। तो ध्यान देंगे, जब ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होते हैं, जब ये क्वेश्चन वर्ड्स, WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स जब वाक्य के शुरू में होते हैं, तब इनके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन जब ये वाक्य के बीच में होते हैं तब ये प्रश्न नहीं पूछते हैं, और जब ये वाक्य के बीच में होते हैं तो ये प्रश्न भी नहीं पूछते हैं, और इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपको ध्यान देना होगा। तो गलती कहाँ हो गई है, फटाफट पहचान लेंगे हम लोग। व्हाट इज ही गोइंग टू डू, यहाँ देखिए व्हाट इज ही, ये इस चीज़ को देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए व्हाट इज ही लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि जब इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं तो उनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो गलत हो जाता है। तो हमको सही कैसे करना होगा, तो ध्यान देंगे सही कैसे होगा डियर, चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे फटाफट और देख लेंगे वो सही कैसे होगा। तो ये सेंटेंस क्यों गलत था, क्योंकि व्हाट इज ही लिखा है। सेंटेंस सही कैसे करेंगे, व्हाट ही इज लिख के व्हाट ही इज कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ जो व्हाट इज ही लिखा है ना, व्हाट इज ही गोइंग टू डू, व्हाट इज ही गोइंग टू डू जो लिखा हुआ है, व्हाट इज ही, उसको क्या कर देंगे आप, उसको कर दीजिए आप व्हाट ही इज गोइंग, उसको क्या कर देंगे, व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ऐसा कर दीजिए, वाक्य आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो व्हाट के तुरंत बाद जो इज लगा है उसको हटा दीजिए, व्हाट के बाद ही लिखिए, ही के बाद तब इज लगाइए, जैसे यहाँ लिखा हुआ हूँ। व्हाट इज ही गोइंग को व्हाट ही इज गोइंग कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग, फटाफट देखते हैं, चीजों को समझते हैं डियर। माई ब्रदर इज ड्रिंकिंग मिल्क, क्या सेंटेंस है फटाफट समझेंगे। माई ब्रदर इज ड्रिंकिंग मिल्क एवरी मॉर्निंग, मेरा भाई क्या कर रहा है, माई ब्रदर इज ड्रिंकिंग मिल्क एवरी मॉर्निंग, मेरा भाई हर सुबह दूध पी रहा है, या मेरा भाई रोज सुबह दूध पी रहा है, या मेरा भाई प्रत्येक सुबह दूध पी रहा है। देखिए सेंटेंस गलत है। सेंटेंस गलत क्यों है जरा समझिएगा। इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है वो सेंटेंस का हमारा गलत है। क्यों गलत है? देखिए जब कभी भी किसी सेंटेंस से ये पता चले कि कोई काम नियमित रूप से होता है, जब भी किसी सेंटेंस से ये पता चले कि कोई काम रेगुलर बेसिस पे किया जाता है या कोई काम नियमित रूप से किया जाता है, जब भी कुछ ऐसा पता चले, ध्यान दें आप लोग, जब कभी भी ये पता चले कि कोई काम नियमित रूप से किया जाता है या कोई काम नियमित रूप से घटित होता है, ऐसा कुछ हो, ध्यान देंगे, यदि ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ऐसा कुछ होता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान देंगे, जब भी ये पता चले कि रेगुलर बेसिस पे या डेली कोई काम होता है, नॉर्मली सामान्य तरीके से कोई काम चलता है या होता है, तो वो सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहिए। तो मेरा भाई कह रहा है कि मेरा भाई रोज़ सुबह दूध पीता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है, वो हर सुबह वो दूध पीने का काम कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, लेकिन बना किस में है, ये बना हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इससे गलत है। तो इस ड्रिंकिंग को आप क्या कर लेंगे, इस ड्रिंकिंग मिल्क को आप हटा देंगे, इस ड्रिंकिंग मिल्क वाला पार्ट गलत है, और क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, माय ब्रदर, ठीक है, लिखेंगे, आप लिखेंगे माय ब्रदर ड्रिंक्स, माय ब्रदर ड्रिंक्स मिल्क कर दीजिए। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा कि माय ब्रदर ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। इज ड्रिंकिंग मिल्क को ड्रिंक्स मिल्क कर दीजिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बना दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, मेरा भाई हर रोज या हर सुबह दूध पीता है। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इज ड्रिंकिंग मिल्क को हटा के ड्रिंक्स मिल्क कर दीजिए, वाक्य आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। There are less boys in my class than girls. समझेंगे, There are less boys in my class than girls. इसका मतलब क्या हुआ डियर? तो There are less boys in my class than girls का मतलब आपको बताने का प्रयास करता हूँ फटाफट, देखिएगा। तो There are less boys in my class than girls जो है उसको समझेंगे हम लोग। सेंटेंस कह रहा है कि मेरे क्लास में लड़कियों से, ठीक है, देयर आर लेस बॉयज इन माई क्लास देन गर्ल्स, तो मेरे क्लास में लड़कियों की तुलना में लड़के कम हैं, यानी मेरे क्लास में लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। सेंटेंस कह रहा है कि मेरे क्लास में लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, यानी मेरे क्लास में लड़कियों की तुलना में लड़के कम हैं, ये सेंटेंस कह रहा है। ज़रा समझिएगा, ये जो लेस लिखा हुआ है, समझेंगे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये यहाँ गलत है, लेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए समझिएगा। ये जो लेस होता है, ठीक है, लेस जो होता है ये बना है लिटिल से। किससे बना है? लेस लिटिल से बना है, आपको ध्यान देना होगा। लेस बना है लिटिल से,
और लेस लिटिल से बना है, तो ये होता क्या एक्चुअली, लेस और लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? ये आता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या आता है डियर? लेस जो होता है, लेस और ये जो लिटिल यहाँ पे लिखा हुआ है, चीज़ों को समझ लेंगे आप लोग। तो ये जो लेस है, ये लेस बना है इस लिटिल से, तो लिटिल हो चाहे लेस हो, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, अर्थात उस नाउन के लिए आता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता है, उन चीज़ों के लिए आता है। ठीक है, जैसे राइस, व्हीट, राइस यानी क्या होता है? चावल, व्हीट यानी गेहूँ, साल्ट यानी नमक, मिल्क यानी दूध। तो जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं उसके लिए आता है। लेकिन यहाँ देखिए लेस लगा है और यहाँ बॉयज़ लिखा हुआ है, बॉयज़ को तो हम गिन सकते हैं ना, बॉयज़ को तो हम गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं उसके लिए लेस या लिटिल आता है, और जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए क्या आता है? उनके लिए फ्यू या फ्यूअर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूअर, फ्यू से ही बना है फ्यूअर। जैसे लिटिल से बना है लेस, वैसे ही फ्यू से बना है फ्यूअर। क्या बना है? फ्यू से बना है फ्यूअर। और यहाँ चूंकि तुलना की बात की गई है, कंपैरिजन किया गया है, इसलिए फ्यू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, लेस की जगह पे क्या लिखेंगे? फ्यूअर। अब कुछ लोग इसको फीवर मत पढ़ लेना भाई, ये फीवर नहीं लिखा है, जो बुखार वाला फीवर होता है इसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जो बुखार वाला फीवर है उसकी स्पेलिंग ये यहाँ पे लिखी हुई है, FEVER। ये फीवर नहीं है, ये फीवर है बुखार वाला, इसको पढ़ते हैं फ्यूअर। फ्यूअर क्या पढ़ते हैं? फ्यूअर, ये लिखा है। तो जो बॉयज है वो काउंटेबल नाउन है, तो ध्यान देंगे लेस और लिटिल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। और फ्यू और फ्यूअर किसके लिए आता है? ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है। ये आता है काउंटेबल नाउन। किसके लिए आता है? ये आता है काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जब ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है फ्यू और फ्यूअर, तो क्या करेंगे आप? इस लेस को काट कर यहाँ से, यहाँ क्या लिख देंगे आप? यहाँ लिख देंगे फ्यूअर। क्यों लिख देंगे फ्यूअर? क्योंकि बॉयज काउंटेबल नाउन है। बॉयज क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेस और लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, और बॉयज तो वहाँ काउंटेबल है, और काउंटेबल यानी बॉयज को हम गिन सकते हैं। तो जब बॉयज काउंटेबल है, और तो काउंटेबल के लिए क्या आता है? काउंटेबल के लिए आता है फ्यू या फ्यूअर। चूँकि तुलना किया गया है इसलिए हम फ्यूअर शब्द यूज करेंगे, तो लेस को हटा के फ्यूअर वर्ड लिख दीजिए। ठीक, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है कि द कंडक्टर पिक्ड अप अ क्वारल विद द स्टूडेंट्स। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, बस में एक कंडक्टर होता है, एक ड्राइवर होता है। तो कंडक्टर की हिंदी होती है परिचालक। कंडक्टर की हिंदी क्या होती है? परिचालक। जो बस में कंडक्टर होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं परिचालक। ठीक है, तो उसी बस के कंडक्टर की बात हो रही है कि द कंडक्टर पिक्ड अप अ क्वारल। कंडक्टर ने झगड़ा कर लिया। किससे कर लिया? विद द स्टूडेंट्स, छात्रों से। जो बस का कंडक्टर था उसने स्टूडेंट्स से यानी कि छात्रों से झगड़ा कर लिया, विद्यार्थियों से उसने झगड़ा कर लिया। जरा ध्यान देंगे, गलती कहाँ है इस सेंटेंस में? पिकअप ए क्वारल। ठीक है, ये गलती यहाँ है। ठीक है, पिकअप का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि मैं तुमको वहां से पिक कर लूंगा, टेंशन मत लेना, मैं तुमको पिकअप कर लूंगा वहां से। पिक कर लूंगा तुमको वहां से, चाहे पिकअप कर लूंगा मतलब मैं तुमको ले लूंगा। हम लोग कहते हैं कि यार तुम वहाँ ऑफिस जाते हो तो एक काम करना, मुझे भी थोड़ा पिक कर लेना, रास्ते में उस चौराहे पे खड़ा रहूँगा। तो आप बोलते हो कि ओके आई विल पिक यू अप। आप कहते हैं ठीक है मैं तुमको पिकअप कर लूँगा, टेंशन ना लेना। तो पिकअप का मतलब होता है किसी को लिफ्ट देना, किसी को जाकर लेना, उसको उठाना, मिलना, कोई चीज़ उठा लेना, वो होता है पिकअप। पिकअप मतलब क्या होता है? मिलना, लेना या उठाना, पिकअप होता है। यहाँ झगड़ा की बात करनी हो रही है, झगड़ा करने की बात हो रही है।
तो झगड़ा क्या होता है? पिक अ क्वेरल। झगड़ा करने की इंग्लिश क्या होती है? पिक अ क्वेरल। ध्यान देंगे, झगड़ा करने की इंग्लिश होती है पिक अ क्वेरल। ये यहां लिखा हुआ है सर्किल में, देखिए। पिक अ क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना किसी से। तो वाक्य के अर्थ से क्लियर है कि कंडक्टर ने झगड़ा कर लिया है किसी से। तो जब कंडक्टर किसी से झगड़ा कर लिया तो क्या करेंगे आप? जब कंडक्टर किसी से झगड़ा कर लिया है तो इसका मतलब ये हो गया डियर, ध्यान देंगे, जब कंडक्टर किसी से झगड़ा कर लिया है तो अब क्या कर लेंगे? तो जब कंडक्टर किसी से झगड़ा कर लिया है डियर फ्रेंड्स, तो चीज़ों को हम क्या कर लेंगे फिर? पिक अप अ क्वेरल में से अप को हम हटा देंगे। तो अप को यहाँ से काट दीजिए। अप को जब आप हटा देंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पिक अ क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। तो हो जाएगा पिक्ड अ क्वेरल। अप को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देख लेंगे डियर फटाफट। यहाँ पर बैचेज अवेलेबल है हमारे पास, बिहार दरोगा के और प्री और मेंस के भी अवेलेबल हैं। और जो भी इसकी जानकारी चाहिए बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के बारे में, तो इन दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके जो भी आपको जानकारी लेनी है इस बैच के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैथ्स की इंडिविजुअल क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और मैथ्स की इंडिविजुअल क्लासेस भी हमारे यहाँ चल रही हैं। ठीक है, हमारे प्रवीण सर हैं मैथ्स के, बहुत ही अच्छा टीचर हैं, बहुत बेहतरीन फैकल्टी हैं। आप इनकी क्लास को जरूर ज्वाइन करिए और देखिए और मैथ्स कैसे आपको बिल्कुल चुटकियों में आती है। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स फटाफट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, ही लिव्स इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years। देख लेंगे डियर, ही लिव्स इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years। ही लिव्स इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years। वह दिल्ली में पिछले 5 साल से रहता है। ध्यान देंगे, वह दिल्ली में पिछले 5 साल से रहता है। डियर बिल्कुल आप ध्यान देंगे, जब कभी भी किसी कार्य को करने का समय दिया गया होता है तो वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, या पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वो हो ही नहीं सकता। यहाँ आप देखिए, ही लिव्स इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years। बोल रहा है पिछले 5 साल से वो दिल्ली में रहता है। देखने में आपको सही लग रहा होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी किसी कार्य को करने का, जब भी किसी काम को करने का समय दिया गया होता है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ये आपको तुरंत समझ जाना होगा। तो ही लिव्स लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, और जब ये प्रेजेंट में बनेगा तो कहाँ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो जो यहाँ लिव्स लिखा है इसको आपको काट देना होगा। ये लिव्स गलत है यहाँ पे, ये लिव्स गलत है यहाँ। तो क्या करना होगा आपको? अब आपको भी पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? हैज बीन और हैव बीन लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो हैज बीन आएगा। क्या आ जाएगा? हैज बीन। तो यहाँ पर लिव्स को हटाकर आप क्या लिख लेंगे? हैज बीन। लिव्स को हटाकर लिखेंगे हैज बीन, और लीव को हटाएंगे जब वहां से, तो उस लिव्स को हटा के क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिविंग करेंगे। लिविंग, यानी कि यहाँ पे जो लीव में एस जोड़ा गया है, आप लोगों के द्वारा जो लीव में यहाँ एस जोड़ा गया है वो एक्चुअली उसको लिविंग करना होगा। लीव से नहीं होता, लिविंग करेंगे। तो ही हैज बीन, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। तो ही हैज बीन लिविंग, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? ही हैज बीन लिविंग, समझेंगे डियर? ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years। वह पिछले 5 साल से या 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है। सेंटेंस कैसे बनेगा ये? वो पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है। तो लीव्स को हटाकर, लीव्स को काट के आप हैज बीन लिविंग लिख लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। आई डू नॉट एग्री विद योर प्रपोजल। ध्यान देंगे सेंटेंस क्या कह रहा है? आई डू नॉट एग्री विद योर प्रपोजल एज इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा डियर? आई डू नॉट एग्री विद योर प्रपोजल एज इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, चीजों को समझेंगे। आई डू नॉट एग्री विद योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। देखिए एग्री विद का क्या मतलब होता है?
किसी से सहमत होना, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि, ठीक है, एज ए नेम, यहाँ एज का मतलब क्या है, क्योंकि। इट इज़ अगेंस्ट, क्योंकि ये मेरे खिलाफ है, मेरे विरुद्ध है। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध। माई प्रिंसिपल्स, मेरे सिद्धांतों के, मेरे सिद्धांतों के। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए, प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल दो होता है इंग्लिश में। एक की स्पेलिंग लास्ट में जो PAL होता है, लास्ट में वो प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य, और ये स्पेलिंग यहाँ पर लिखा है PLE। इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग PLE है। इस प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल में सिद्धांत, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांतों, ठीक है। तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे, ध्यान देंगे, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं क्योंकि ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। प्रिंसिपल्स मतलब वसूल, सिद्धांत, ये मेरे वसूलों के खिलाफ है, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। सेंटेंस में गलती कहाँ है, यहां देखिए, ये जो सर्कल किया हो ये गलत है। गलत क्यों है समझिएगा। एक शब्द होता है एग्री विद और एक होता है एग्री टू। तो एग्री विद समबडी होता है, एग्री विद समबडी। एग्री विद समबडी और एग्री टू समथिंग होता है। क्या होता है, एग्री टू समथिंग। तो एग्री विद का प्रयोग, एग्री विद समबडी का मतलब किसी से सहमत होना, मतलब किसी इंसान, किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति से सहमत होना। और एग्री टू का मतलब होता है किसी प्रस्ताव, किसी वस्तु या किसी निर्जीव चीज से सहमत होना, किसी प्रस्ताव या किसी वस्तु से सहमत होना। यहां देखिए किससे एग्री होने की बात हो रही है, योर प्रपोजल से। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, तो प्रस्ताव तो निर्जीव होता है ना, तो किसी सजीव से सहमत होना है। जब किसी व्यक्ति, इंसान, मनुष्य से सहमत होना हो तो एग्री विद लगता है, किसी प्रस्ताव या किसी निर्जीव वस्तु से सहमत होना हो तो एग्री टू लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ गलती क्या है। यहाँ एग्री देखिए लगा हुआ है, प्रीपोजिशन का एरर है इस सेंटेंस में। तो एग्री के बाद जो यहाँ विद लगा हुआ है, इस विद को हटा दीजिए और विद की जगह पे आप टू का प्रयोग कर दीजिए। टू, एग्री के साथ विद को हटाइए और यहाँ टू का प्रयोग करिए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि एग्री टू योर प्रपोजल होता है। प्रपोजल निर्जीव है, निर्जीव चीजों के लिए एग्री टू आता है और सजीव के लिए एग्री विद आता है। तो विद को हटा के टू का प्रयोग करिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फटाफट देख लेंगे डियर। द टू फ्रेंड्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर। पुनः ध्यान देंगे, द टू फ्रेंड्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। दोनों दोस्त एक दूसरे के क्या किए, दोनों दोस्त एक दूसरे के अगल बगल क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। मतलब कि द टू फ्रेंड्स वॉक्ड, दोनों दोस्त टहलते थे या टहले, वो लोग टहल रहे थे। बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, मतलब होता है ना कभी कभी दो दोस्त आप लोग ऐसे आपस में अगल बगल एक दूसरे को टहल रहे हो, इन साइलेंस, चुपचाप, कुछ बोल नहीं रहे हो। वही बात यहाँ बोली जा रही है कि दोनों दोस्त चुपचाप एक दूसरे के बगल बगल टहलते थे या टहल रहे थे, मतलब टहलने का काम कर रहे थे। ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ गलती क्या है, ये गलती यहाँ है। ये यहाँ पे गलत हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा डियर। फटाफट समझ देंगे चीजों को। गलत हो गया, ये गलत क्यों हो गया देखिए, दो शब्दों को देखेंगे, एक बिसाइड और एक बिसाइड्स। देखिए बिसाइड का क्या मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा या के सिवाय। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए अपना।
बिसाइड, ये जो ऊपर लिखा है ना बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में, ठीक है, या अगल बगल। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा या के सिवाय। वाक्य के अर्थ से ये अर्थ निकल रहा है कि दोनों दोस्त एक दूसरे के बगल में टहल रहे थे, एक दूसरे के अगल बगल टहल रहे थे, लेकिन लिखा क्या गया वहां पर बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का तो मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा या के सिवाय, तो वहां बिसाइड्स का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? ये बिसाइड का प्रयोग होगा। ये यहाँ पे जो लगा है ना बिसाइड, ये बिसाइड्स को हमें काटना होगा और बिसाइड का प्रयोग करना होगा, ये इसका प्रयोग करना होगा बिसाइड का, तो वाक्य सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बिसाइड्स में से एस को हटा दीजिए आप यहीं पे, बिसाइड्स में से इस एस को हटा दीजिए, बिसाइड बन गया, वाक्य आपका सही हो गया। क्या हो गया? वाक्य आपका सही हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। He suggested us that we should try to improve our condition by beginning to work hard. पुनः ध्यान देंगे, He suggested to us, उसने हमें सुझाव दिया कि उसने हमें सलाह दिया, क्या सलाह दिया? That कि we should try to improve our condition, हमें अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी स्थिति को, कंडीशन का दो अर्थ होता है, कंडीशन का एक अर्थ होता है हालत या स्थिति, और कंडीशन का दूसरा अर्थ होता है शर्त। बोलते हैं ना कि मेरी एक शर्त है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरी एक कंडीशन है, ठीक है। यहाँ कंडीशन का मतलब है हालत या स्थिति। तो उसने हमें सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया? कि हमें अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए बाय बिगिनिंग टू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करके। तो उसने हमें सुझाव दिया कि हम लोगों को कठिन परिश्रम करते हुए या कठिन परिश्रम करके अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये सेंटेंस है। गलती कहाँ हो गई है? फटाफट देख लेंगे। गलती यहाँ हो गई है, ऊपर सजेस्टेड, यहाँ गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? ध्यान देंगे आप लोग। जब भी कभी, ध्यान देंगे, जब कभी भी स्पीक, एक्सप्लेन, कंप्लेन, रिप्लाई, स्पीक, एक्सप्लेन, कंप्लेन, रिप्लाई, ध्यान देंगे, स्पीक, एक्सप्लेन, कंप्लेन, रिप्लाई, से, सजेस्ट, एटसेट्रा, यानी कि आदि। ध्यान देंगे, जब भी आपको कभी स्पीक, एक्सप्लेन, कंप्लेन, रिप्लाई, से, सजेस्ट, इन आदि क्रियाओं के बाद, आदि ये जो वर्ब्स हैं सब क्रिया हैं, सब वर्ब हैं, ठीक है। इन आदि क्रियाओं के बाद, इन सभी वर्ब्स के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति, कोई सजीव हो, यानी इनके बाद जब किसी लिविंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, किसी सजीव कर्म का प्रयोग किया गया हो, या इनके बाद जो ऑब्जेक्ट के रूप में शब्द आया हो वो सजीव हो, कोई पुरुष हो, मनुष्य हो, कोई मानव जाति का हो, तो इन क्रियाओं के बाद टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फिर इन क्रियाओं के बाद टू का प्रयोग अवश्य होता है, TO2। ध्यान देंगे आप लोग, इन क्रियाओं के बाद जब कर्म के रूप में किसी मनुष्य या व्यक्ति का प्रयोग किया गया हो तो इनके बाद टू का प्रयोग जरूर होता है, TO2। ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहां आप देखिए सजेस्टेड के बाद लिखा है ना सजेस्ट, तो सजेस्टेड के बाद अस लगा हुआ, अस मतलब हमें या हमको, तो हमें या हमको तो इंसान है ना, मनुष्य की बात हो रही है। तो यहाँ क्या करेंगे? इस सजेस्टेड के बाद यहाँ पे TO2 का प्रयोग कर दीजिए, TO2 लगा दीजिए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। प्रीपोजिशन की गलती थी यहाँ, तो ही सजेस्टेड टू अस, सजेस्टेड के बाद टू लगा दीजिए, वाक्य हमारा सही हो जाएगा। ही सजेस्टेड टू अस कर दीजिए एंड द सेंटेंस विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ मैन जम्प्ड इन द रिवर, ध्यान देंगे क्या कह रहा है? अ मैन जम्प्ड इन द रिवर इन अ फिट ऑफ डिप्रेशन। अ मैन जम्प्ड इन द रिवर इन अ फिट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एक व्यक्ति या एक आदमी, ठीक है, डिप्रेशन, डिप्रेशन का, इन अ फिट ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में, ठीक है।
तो एक व्यक्ति या एक इंसान, एक आदमी डिप्रेशन के कारण क्या कर दिया, नदी में कूद गया। एक व्यक्ति डिप्रेशन की वजह से नदी में कूद गया। जरा ध्यान देंगे, गलती कहाँ हुआ, यहाँ पे गलती हुआ है। ये देखिए, एक होता है इन और एक होता है इनटू। तो इन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब कोई वस्तु शांत या स्थिर हो, उसमें कोई गति ना हो, कोई मोशन ना हो। लेकिन जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में या जिस भी किसी चीज़ में गति हो या मोशन हो, वहाँ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, इनटू का। सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि अ मैन जम्प्ड, सेंटेंस क्या कह रहा है, अ मैन जम्प्ड इन द रिवर। एक व्यक्ति या एक आदमी नदी में कूद गया। देखिए, जब कोई व्यक्ति नदी में कूदेगा तो उसके अंदर गति आ जाएगी ना। यहाँ से ऐसे कूद रहा है नदी में, तो नदी में से कूद गया तो उसके बॉडी में मोमेंट आया है, मोशन आ गया, उसके बाद बॉडी में, उसके बॉडी में गति आ गई। क्या आ गई, उसके बॉडी में गति आ गई, मोमेंट आ गया, कहीं ना कहीं वो गति आ गई, उसके अंदर गतिशील हो गया वो। जब गतिशील हो गया तो मैंने बताया था कि इनटू जो होता है, जब कहीं मोशन होता है, गति होती है तो इनटू लगता है। तो यहाँ पर जब वो नदी में कूदा है तो उसमें की बॉडी में गति आएगी, तो इनटू गलत हो जाएगा। इनटू की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, इनटू को, सॉरी यहाँ पे इन गलत था, इन गलत हो जाएगा क्योंकि बॉडी में उसके गति है, तो जहाँ गति होती है वहाँ इनटू लगता है। तो इनको हटा के आप इनटू लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इनको हटाकर आप इनटू का प्रयोग करिए एंड द सेंटेंस विल बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अनलेस योर डॉक्टर हैज प्रूव्ड, ध्यान देंगे, अनलेस योर डॉक्टर हैज प्रूव्ड दैट, जब तक तुम्हारा डॉक्टर ये ना बताए, ध्यान देंगे, जब तक तुम्हारा डॉक्टर ये ना बताए या ये प्रूव ना करे, साबित ना करे कि दैट यू हैव अ साल्ट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, कि तुम्हारी जो समस्या है वो नमक खाने से है। जब तक तुम्हारा डॉक्टर ये ना प्रूव कर दे कि तुम्हारी समस्या जो है वो नमक खाने की समस्या है, देयर इज नो रीजन टू गिव अप, तब तक तुम्हें नमक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक तुम्हारा डॉक्टर ये ना बताए तुमको कि तुम्हें नमक की समस्या है या नमक खाने की वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है, तब तक तुम्हें नमक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गलती कहाँ है, ध्यान देंगे, ये अनलेस, अनलेस में गलती है। ये क्यों गलती है अनलेस में, ध्यान देंगे, अनलेस जो होता है वो शर्त सूचक होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा किया हो जाएगा। अनलेस जो होता है वो कंडीशन को बताता है, शर्त सूचक होता है। लेकिन इस वाक्य में कोई शर्त सूचक बात नहीं कही गई है, टाइम की बात की गई है। और अनटिल जो होता है वो UNTIL, जो अनटिल होता है ना डियर, UNTIL जो अनटिल होता है, ये समय सूचक होता है, ये टाइम को इंडिकेट करता है। तो वहाँ अनलेस का प्रयोग गलत है, वहाँ पे अनटिल लगाइए आप, क्योंकि अर्थ निकल रहा है कि जब तक तुम्हारे डॉक्टर न कहे। तो जब तक का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, समय को बताने के लिए अनटिल होता है, शर्त को बताने के लिए अनलेस होता है। तो वाक्य के अर्थ के अनुसार अनलेस वहाँ गलत है, क्योंकि शर्त की बात नहीं की गई, कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, समय की बात की गई है। यहाँ पर समय सूचक शब्द की जरूरत है, तो अनलेस को हटाकर अनटिल लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग हियर। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो है वो क्या है, नश्वर है, नासवान है। मॉर्टल का मतलब क्या होता है, नश्वर या नासवान, मतलब जिसकी मृत्यु तय है। मनुष्य की मृत्यु तय है, मनुष्य का मरना तय है। एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग, और एंड अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है, और अंततः या अंत में, और अंत में मनुष्य को यहीं पर सब कुछ छोड़ के जाना है, यहीं पर धरती पर ही मनुष्य को सब कुछ छोड़ के जाना है। यह लेकिन फिर भी हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजेशंस, लेकिन फिर भी ये कितने सोचने की बात है, कितने और तार्किक तरीके से, कितने बेढंगे रूप से, बेतरतीब तरीके से क्या करता है, मनुष्य अपने सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है और सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। संसार की चीज़ों के प्रति मोह माया उसका खत्म नहीं होता है, हालांकि मनुष्य जानता है कि उसे एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के और यहीं पर सब कुछ छोड़ के उसको जाना है, फिर भी ऐसा करता है। तो देखेंगे सेंटेंस में डियर ध्यान देंगे, ये जो द लगा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी मैन का प्रयोग, जब भी ध्यान देंगे मैन या वुमेन शब्द का प्रयोग
जब ब्रॉड सेंस में होता है। कैसे होता है? ब्रॉड सेंस में। जब मैन या वुमेन का प्रयोग ब्रॉड सेंस में होता है, मतलब व्यापक अर्थ में होता है, या किसी ऐसी बात के लिए होता है जो पूरी दुनिया पे लागू होती है, तो वैसी कंडीशन में मैन या वुमेन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यानी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यानी आर्टिकल क्या होता है? इंग्लिश में 3 शब्द आर्टिकल कहलाते हैं, ए, एन और द। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मैन जो है पूरे मानव जाति या मनुष्य को इंडिकेट कर रहा है और कह रहा है कि मनुष्य नश्वर है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, पूरी दुनिया के लिए सत्य है कि मनुष्य नश्वर है, मनुष्य की मृत्यु तय है। इसलिए यहाँ पर मैन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, ब्रॉड सेंस में किया गया है। इसलिए मैन से पहले जो यहाँ पर आर्टिकल नहीं होना चाहिए, द आर्टिकल लगा है, इसलिए सेंटेंस ये गलत है। तो द को यहाँ से काट दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। मैन से पहले द को हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है ऑफ द टू स्कीम्स, 2 योजनाओं में से। स्कीम मतलब योजना, आपको पता ही है। 2 योजनाओं में से आई थिंक दिस इज द वन मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। 2 योजनाओं में से मुझे लगता है कि ये वाली जो योजना है वो ज़्यादा सफल हो सकती है। ठीक है, 2 लाइकली टू का मतलब क्या होता है? होगी। लाइकली टू जो होता है भविष्य की संभावनाओं के लिए यूज़ किया जाता है। लाइकली टू का ये क्या यूज़ होता है? लाइकली टू का प्रयोग भविष्य की संभावनाओं के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ध्यान देंगे। तो ऑफ द 2 स्कीम्स आई थिंक दिस इज द वन मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। ठीक है, तो क्या सेंटेंस कह रहा है? 2 योजनाओं में से मुझे लगता है कि ये वाली जो योजना है वो ज़्यादा सफल हो सकती है या ज़्यादा सफल होगी। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। ध्यान देंगे। लाइकली टू मतलब होता है होगा, भविष्य की संभावना के लिए होता है, और सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। ये सक्सीड वर्ब है। तो देखेंगे डियर, यहाँ पे गलती क्या है? ये मोस्ट में गलती है। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ऑफ द टू दिखे, क्या दिख जाए? ऑफ द टू। जैसे यहाँ ऑफ द टू लगा है ना, देखिए। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ द टू दिखता है तो उस वाक्य में क्या होता है? उस वाक्य में कॉम्पैरेटिव डिग्री लगती है। कौन सी डिग्री लगती है? कॉम्पैरेटिव डिग्री। ठीक है, उस वाक्य में कॉम्पैरेटिव डिग्री लगती है और उस कॉम्पैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें। तो क्या होता है? जब भी ऑफ द टू होता है तो द प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। यानी जब भी ऑफ द टू दिखे तो उस वाक्य में द होना चाहिए और द के तुरंत बाद कॉम्पैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख लीजिए, मोस्ट लगा हुआ है। मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट कौन सी डिग्री है? मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। मोस्ट को हटाकर द मोर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? द मोर। इस मोस्ट को हटाकर द मोर लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग हो तो उस वाक्य में कॉम्पैरेटिव डिग्री लगती है और उस कॉम्पैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग जरूर होता है। तो इसलिए यहाँ पर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री था तो मोस्ट को हमने हटा दिया और मोर लगा दिया, क्योंकि मोर होता है कॉम्पैरेटिव और मोर से पहले हमने द भी लगा दिया। तो द मोर कर देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द वन द मोर लाइकली टू सक्सीड। तो मोस्ट के को काट कर द मोर लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीज़ों को। ऑफ द 2 स्कीम्स, अच्छा सॉरी हो गया है। ही वॉज नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन के लिए उस पर विचार नहीं किया गया। प्रमोशन के लिए उसके ऊपर विचार नहीं किया गया या उसको प्रमोशन के योग्य नहीं समझा गया। बिकॉज, क्योंकि हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस था, उसका जो प्रदर्शन था, वॉज नॉट एज गुड एज द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो उसका जो परफॉर्मेंस था, उसका जो प्रदर्शन था, वो संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, वो संगठन के अन्य सदस्यों के बराबर जितना अच्छा नहीं था। एज गुड एज मतलब उतना अच्छा। ध्यान देंगे। तो उसके प्रमोशन पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उसका जो प्रदर्शन था, उसका जो परफॉर्मेंस था, वो संगठन के अन्य सदस्यों जैसा अच्छा नहीं था। ध्यान देंगे डियर, जब भी जो तुलना होती है समझेंगे तो तुलना जरा सोच समझ के और सही तरीके से होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, यहाँ तुलना कैसे की गई? उसके परफॉर्मेंस की, जरा समझिए, उसके परफॉर्मेंस की तुलना
उसके ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अन्य सदस्यों, अन्य मेंबर्स के परफॉर्मेंस से होनी चाहिए। लेकिन इस वाक्य में तुलना कैसे कर दिया गया है? इस वाक्य में तुलना उसके परफॉर्मेंस की तुलना उसके ऑर्गेनाइजेशन के अन्य सदस्यों से कर दिया गया है। नहीं, तो तुलना कभी भी सही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि माई डॉग इज बेटर देन यू, तो माई डॉग इज बेटर देन यू का मतलब हो गया कि मेरा कुत्ता तुमसे ज़्यादा अच्छा है, मेरा कुत्ता तुमसे ज़्यादा अच्छा है। तो वाक्य गलत हो गया ना। आपको यहाँ ये बोलना चाहिए था कि मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। तो आपको बोलना चाहिए कि माई डॉग इज बेटर देन योर्स। क्या बोलना चाहिए? माई डॉग इज बेटर देन योर्स बोलिए, या माई डॉग इज बेटर देन योर डॉग बोलिए, तब सही होगा। तो इस हिसाब से यही रूल यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान देंगे। तो दोनों के परफॉर्मेंस की तुलना होनी चाहिए, लेकिन तुलना क्या हो गई? ये उसके परफॉर्मेंस की तुलना हो गई है एम्प्लॉय के, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से, यानी उसके मेंबर से। तो ये गलत हो गया। तो परफॉर्मेंस की दो बार परफॉर्मेंस यहाँ लिख नहीं सकते। तो परफॉर्मेंस की तुलना कराने के लिए हम क्या करेंगे? एज गुड एज दी अदर लिखा है ना, ठीक है। तो एज गुड एज, यहां इसके बाद ध्यान देंगे, एज के बाद क्या कर देंगे? दैट ऑफ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? दैट ऑफ। जैसे ही आप दैट ऑफ जोड़ेंगे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अब तुलना सही हो गई। अब इस दैट ऑफ के लगने से दोनों के परफॉर्मेंस की तुलना हो रही है और वाक्य हमारा सही हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या कह रहा है डियर? फटाफट चीज़ों को समझ लेंगे। तो ही वॉज नॉट कंसिडर्ड, सॉरी हो गया। तो ही वॉज नॉट कंसिडर्ड फॉर, ये पढ़ लेंगे, हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट एज गुड एज दैट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस एज के बाद दैट ऑफ लगा दीजिए, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। I would appreciate spending half an hour with you। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। ये 4 नहीं है, ये हाफ एन आवर है, एक्चुअली एच है ये एच। इस एफ को आप लोग एच मान लीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग करने वाले ने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा। ये आर है, ठीक है, ठीक है। हाफ एन आवर मतलब होता है ना आधा घंटा। हाफ एन 4 लिखा है, तो 4 नहीं है, एफ लिखा है, उसको एच कर लीजिएगा आप लोग, उसको आर मानिए। आर मतलब होता है ना 1 घंटा 2 घंटा, वही आर घंटे वाला है। तो आई वुड अप्रिशिएट का मतलब सराहना करना, तारीफ करना, ठीक है। आई वुड अप्रिशिएट स्पेंडिंग हाफ एन आवर विद यू, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ आधे घंटे रुक के डिस्कस करना जो है उसकी सराहना करता हूँ, करूँगा। क्यों? टू डिस्कस अबाउट हाउ दिस एंड अदर एक्सपीरियंसेस माइट बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। मैं तुम्हारे साथ आधे घंटे रुक के डिस्कस किस बात का डिस्कस करूँगा? कि ये जो चीज़ें होती हैं दुनिया में, और भी जो मतलब दुनियादारी की जो बातें होती हैं और जो एक्सपीरियंस होता है उसका, वो कितना हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, कितना लाभदायक होता है। बेनिफिशियल मतलब क्या होता है? लाभदायक या फ़ायदेमंद। वो कितना लाभदायक होता है, इस बात को डिस्कस करने के लिए मैं क्या करूँगा? तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारी सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। तो सेंटेंस कहाँ गलत है देख लेंगे। सेंटेंस गलत है यहाँ, ठीक है। डिस्कस के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। डिस्कस अबाउट होता ही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है, ध्यान देंगे। डिस्कस शब्द के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, सेंटेंस ये बिल्कुल गलत हो चुका है हमारा। तो डिस्कस के बाद ये इस अबाउट को काट दीजिए, यानी अबाउट को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। डिस्कस शब्द के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, अबाउट यहाँ प्रीपोजिशन है, इसलिए सेंटेंस गलत था। अबाउट को हटा दीजिए काट के, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। When the police approached him, he held up his both hands to show that he was surrendering। जब पुलिस उसके पास पहुंची, नज़दीक पहुंच गई, तो क्या किया उसने? वो अपना दोनों हाथ ऊपर उठा लिया, यह दिखाने के लिए कि वो सरेंडर कर रहा है, वो आत्मसमर्पण कर रहा है। ध्यान देंगे। तो यहाँ पे गलती क्या है देखेंगे। हिज बोथ हैंड्स, ये गलत है। क्यों गलत है? जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, यानी कि आपको ऑल दिख जाए या बॉथ दिख जाए, बॉथ या ऑल जो होता है
तो इसके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब कि माय, योर, हिज, हर, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें ग्रामर में पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो माय, योर, हिज, हर जो शब्द होते हैं वो इन शब्दों के बाद लिखे जाते हैं, इनके पहले नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ देखिए हिज जो लिखा हुआ है ये बोथ के पहले लिखा हुआ है, इसलिए गलत है, इन शब्दों के बाद लिखा जाता है। तो क्या कर लेंगे, ये हिज बोथ हैंड्स को आप हटाकर क्या लिख लेंगे, बोथ हिज हैंड्स लिख लीजिए, बोथ हिज हैंड्स, बोथ हिज हैंड्स लिख लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यानी कि हिज बोथ हैंड्स को क्या करेंगे, हिज बोथ हैंड्स को हटा देंगे आप और बोथ हिज हैंड्स लिख देंगे, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट देख लेंगे। शी इंसिस्टेड टू गो देयर, शी इंसिस्टेड टू गो देयर, उसने वहां जाने के लिए जिद किया। इंसिस्ट का मतलब होता है दबाव डालना, क्या होता है, दबाव डालना या दबाव पूर्वक कहना। तो शी इंसिस्टेड टू गो देयर, दो, हालांकि उसने वहां जाने के लिए दबाव बनाया, दो, फिर भी हर हस्बैंड कॉशनड हर अगेंस्ट इट। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ध्यान देंगे, शी इंसिस्टेड टू गो देयर, दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। हालांकि उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने वहां जाने के खिलाफ उसको सावधान किया, यानी कि उसको मना किया, कहा कि यार नहीं जाएंगे, मना किया, फिर भी वो जाने के लिए वहां दबाव बनाई अपने पति पर। तो ध्यान देंगे ये जो इंसिस्ट है, ये जो इंसिस्ट है ना, ये गलती यहां है। क्यों गलती यहां है, क्योंकि ये जो इंसिस्ट होता है, INSIST, इंसिस्ट, इंसिस्ट के बाद जो, ठीक है, ध्यान देंगे, इंसिस्ट के बाद पहले तो प्रीपोजिशन ऑन आता है और उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है, V1 प्लस ING, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ING फॉर्म आती है, ये ध्यान देंगे। इंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है और ऑन के फिर बाद वर्ब की ING फॉर्म, V1 ING, वर्ब की ING फॉर्म लिखी जाती है, ध्यान देना है आपको। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, गलत क्यों हो गया है, इंसिस्ट के बाद टू आया है, तो टू को आप काट देंगे यहाँ पे, और गो आया है तो गोइंग होना चाहिए, तो टू गो को काट देंगे। इंसिस्टेड यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनको यहाँ से सही कैसे करेंगे, ऑन लिखेंगे और ऑन के बाद गोइंग लिखेंगे, ये, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। टू गो को हटा दीजिए क्योंकि इंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑन आता है और वर्ब ING फॉर्म में आती है, यहाँ लिख दिया हूं। तो शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। टू गो को हटाकर ऑन गोइंग कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, चूंकि मैं सुबह से ही बुखार से पीड़ित हूं या मुझे सुबह से ही बुखार है, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, इसलिए मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा, मैं फंक्शन में शामिल नहीं हो पाऊंगा। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवनिंग, वो फंक्शन जो आज तुम शाम को ऑर्गेनाइज करने वाले हो, मतलब जो तुम आज शाम को फंक्शन करने वाले हो, फंक्शन तुम्हारे यहाँ जो हो रहा है उसमें मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि आज सुबह से ही मुझे बुखार है। तो ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी काम को करने के टाइम बताया गया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो आई एम लिखा है, इसका मतलब कि प्रेजेंट की बात हो रही है तो सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। और कार्य को करने का टाइम है ना कि सुबह से उसको बुखार है, सुबह से बुखार से पीड़ित है, तो एज आई एम सफरिंग फ्रॉम जो लिखा है इस एम को काट दीजिए, एम को काट के आप क्या कर लेंगे, यहां लिख दीजिए हैव बीन, क्या लिख दीजिए, हैव बीन, ठीक है। एम को हटा कर लिख दीजिए हैव बीन, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा कि एज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। एम को काट कर हैव बीन का प्रयोग करिए, ऊपर शायद आप लोग को हैव बीन नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूं हैव बीन, एम को काट कर हैव बीन का प्रयोग कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, टू लीड अ वेल बैलेंस्ड लाइफ, एक संतुलित और अच्छा जीवन जीने के लिए यू शैल हैव टू कल्टिवेट अदर इंटरेस्ट, तुम्हें और दूसरे इंटरेस्ट, दूसरे रुचि को छोड़ना होगा, बिसाइड योर प्रोफेशनल वंस। ठीक है, अब अपने व्यावसायिक इंटरेस्ट, इन रुचियों के अलावा, यानी यदि तुम चाहते हो कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो, एक बैलेंस लाइफ जियो, एक संतुलित जीवन जियो, एक अच्छा जीवन जियो, तो अपनी सिर्फ जो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ है, जो तुम जॉब काम करते हो, उस काम के प्रति जो रुचि है उसको बढ़ाओ, और इसके अलावा जितने भी बाकी इंटरेस्ट है तुम्हारे उसको छोड़ दो। वो छोड़ दोगे तो तुम खुश रहोगे। यहाँ देखिए तो गलती क्या आ गया, बिसाइड और बिसाइड्स का फिर से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ देखिए ये यहाँ पे गलती है। क्यों? मैंने बताया था कि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। तो यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है कि तुम अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट के अलावा बाकी इंटरेस्ट को छोड़ दो, उसको खत्म कर दो, तो खुश रहोगे। तो प्रोफेशनल इंटरेस्ट के अलावा यहाँ बिसाइड्स के अलावा या के अतिरिक्त या के सिवाय के अर्थ में यूज किया गया है। तो आपको ही पता है कि बिसाइड मतलब तो होता है के बगल में, तो यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है, के अलावा या के अतिरिक्त। तो आपको बिसाइड को काट कर क्या करना होगा, यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग करना होगा। तो बिसाइड को काट के आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, बिसाइड्स का प्रयोग कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप, बिसाइड को रिमूव करेंगे और बिसाइड्स लिख देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देख लेंगे फटाफट डियर, क्या कह रहा है। शी विशेज दैट शी हैज स्टडीड लिटरेचर, शी विशेज दैट, वह सोचती है कि, क्या सोचती है, शी हैज मतलब सोचती है, मतलब उसकी इच्छा है, वो कहती है काश, उसकी इच्छा होती है। शी विशेज दैट शी हैज स्टडीड लिटरेचर, ठीक है, वो कहती है कि काश वो लिटरेचर यानी कि साहित्य पढ़ी होती, इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अलावा। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के अलावा। ठीक है, उसकी इच्छा ये होती है कि काश वह इतिहास के स्थान पर या इतिहास के बजाय लिटरेचर यानी कि साहित्य पढ़ी होती व्हेन शी वाज इन कॉलेज, जब वह कॉलेज में थी। उसकी इच्छा ये होती है कि काश वो जब कॉलेज में पढ़ती थी तो इतिहास के बदले उसने लिटरेचर पढ़ा होता। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब कभी भी अधूरी इच्छा हो, जब भी कोई अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन या डिजायर हो, ध्यान देंगे, जब कभी भी कोई अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन या डिजायर हो डियर, तो क्या हो जाएगा, इस चीज को समझ लेंगे। तो जब भी कोई अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन या डिजायर होता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम मानते हैं कि ये हमारी अधूरी इच्छा है, पूरी तो ही नहीं, क्योंकि कह रही है कि जब वो कॉलेज में थी तो उसको पढ़ना चाहिए था, यानी पढ़ तो पाई नहीं, इच्छा अधूरी रह गई। तो जब भी किसी सेंटेंस से अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन या डिजायर यानी किसी अधूरी इच्छा या चाहत की बात होती है तो वहां पर हैज का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे हैड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो हैज लगा हुआ है, इस हैज को आप ऐसे रिमूव कर दीजिए, हैज को वहां हटा दीजिए और हैज को हटा के लिख लीजिए हैड, HAD। ठीक है, ये हैज की जगह पे क्या कर लेंगे, हैड कर देंगे, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा कि शी विशेस दैट शी हैड स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वाज इन कॉलेज। तो हैड का प्रयोग कर देंगे, किसका प्रयोग कर देंगे आप, हैड का प्रयोग कर देंगे। ध्यान रखेंगे आप किसका प्रयोग करेंगे डियर, हैड का प्रयोग। ठीक है, चलिए फटाफट चीजों को देख लेंगे, समझ लेंगे हम लोग। हैड का प्रयोग कर लिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं और समझते हैं। हैड, ठीक है, हैड का प्रयोग करते हैं। एक्सक्यूज मी डियर,
सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो डियर, ये हमारा क्वेश्चन था, ये वाला मैंने बता दिया कि इस तरह की जब अधूरी इच्छा होती है, ध्यान देंगे आप लोग, तो उस अधूरी इच्छा में हम क्या करते हैं, उस अधूरी इच्छा में हम हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके, यानी कि अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज जाए, ये क्लास, ये वीडियो देखें तो अधिक से अधिक लोग चीज़ों को समझ सकें और जो इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं उनकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट कोऑपरेशन। सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट।